नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई, वर्चुअल बातचीत, वो पूरी तरह से नाकाम रही है और उसके क्या असरात हो सकते हैं भविष्य में, इस बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमको हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, हमारा अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, आप जिनको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे मेहमान डॉक्टर गुलरेज शेख किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं, खासतौर से चीन पर आपकी बड़ी पैनी निगाह होती है, वहां जो भी घटनाक्रम होता है। तो हालिया दिनों में जो बातचीत हुई है जे बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में, जिसमें कि जो बातचीत के मुद्दे थे, जिसमें कि मानवाधिकार, ताइवान का मसला और इसके अलावा व्यापार और बाकी इन सब मुद्दों पर जो चर्चा हुई उस पर, लेकिन ये बातचीत नाकाम रही। अब जो बातचीत नाकाम रही है, इसे आप डॉक्टर साहब किस नजरिए से देखते हैं और इसका असर, खासतौर से क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है इस बातचीत में, क्या देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, किस तरह से लेते हैं इस बातचीत को? सभी को मेरी ओर से जय हिंद। देखिए, मैंने इस बैठक के पूर्व ही YouTube चैनल पर कहा था कि ये बैठक करके जो बाइडेन गलती कर रहे हैं, क्योंकि बैठक का प्रस्ताव शी जिनपिंग की तरफ से नहीं था बल्कि जो बाइडेन की तरफ से था। और जो बाइडेन लंबे समय से चाहते थे कि वो वन टू वन के साथ मीटिंग करें, तो वर्चुअल बैठक की इनविटेशन उन्हीं की तरफ से थी। अब आप ये समझिए कि थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस की बात करें कि जब भी इस प्रकार की बैठक होती हो, जब दो प्रतिद्वंदियों के बीच में, तो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा उसी की बात मानी जाएगी, और जो पोजीशन ऑफ वीकनेस पर होगा उसको झुकना पड़ेगा। तो मैंने आरंभ में कहा था कि आज के समय यदि वर्तमान स्थिति परिस्थिति में देखें तो जो बाइडन और यूनाइटेड स्टेट्स ये पोजीशन ऑफ वीकनेस पर बैठे हैं। और वीकनेसेस आप गिनती जाइए। सबसे बड़ी वीकनेस इनकी अफगानिस्तान में दिखी, जिसमें शर्मनाक रूप से इनको निकलना पड़ा वहां से। फिर आप देखिए कि यदि अमेरिका में भी देखें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष बिल्कुल विदेश नीति के मामले पे भी अलग अलग है, डोमेस्टिक पॉलिसीज के नाम पर भी अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं उनके पैर वहां पर भी खींचे जा रहे हैं, लोकल पॉलिटिक्स में भी। फिर यदि इन्फ्लेशन देखे यूनाइटेड स्टेट्स का, तो वो ऑल टाइम हाई जा रहा है, तो वहां भी समस्या है। और यदि ऐसी स्थिति में चीन के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाते हैं तो उस पर दोहरी मार अमेरिकन इकोनॉमी पे भी पड़ती है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है। फिर अभी आपको याद होगा, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, आज से 15-20 दिन पहले एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो साउथ चाइना सी के वाटर्स में कुछ उसमें ब्लास्ट हुआ। कुछ कह रहे हैं कि वो टकरा गई, जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कुछ तो हुई थी प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें लगभग 17-18 उनके जो नौसैनिक थे अमेरिका के, वो भी जख्मी हुए थे। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं था अभी के समय, वर्तमान स्थिति परिस्थिति में पोजीशन ऑफ वीकनेस पे था। इसके बनिस्बत यदि हम शी जिनपिंग को देखें, तो अभी जो उनका पार्टी की मीटिंग हुई, उसके बाद उनको कोर लीडर तो पहले अपने आप को बना चुके थे, वो उनको एक तरह से पार्टी का फाउंडेशन पिलर बना दिया गया। तीसरी बार किसी ने यदि रिजोल्यूशन पास किया है माओ और डेंग शाओपिंग के बाद, तो वो शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुआ। तो शी जिनपिंग ने अपने आप की स्ट्रेंथ अपने देश में अपनी पार्टी में और बढ़ा ली, और अपने आप को माओ और डेंग शाओपिंग के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया। जबकि जो बाइडेन की स्थिति परिस्थिति उनके देश में भी और बाहर भी एक कमजोर नेता की हो रही है। और आप इस पूरे प्रकरणों को मिलाकर देखें तो केवल एक क्वाड और दूसरा औकस जो है, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का एक नया गठबंधन बना है, सैन्य गठबंधन, तो वो एक केवल उम्मीद की किरण है जो बाइडेन और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बाकी जी, अब आ रही है, शायद कोई इंटरप्ट हुआ। जी,
इंटरनेट रहा था, तो क्या हो रहा था कि जिस प्रकार के शब्दावली का उपयोग प्रयोग हुआ कि व्हेन इट केम टू द इश्यू ऑफ ताइवान, कि आप आग से मत खेलें वरना जल जाएंगे। आप ये देखिए कि जब भी दो देशों के बीच में बायलैटरल बात होती है, तो इवन आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के संबंध इतने खराब होते हुए भी इस प्रकार की शब्दावली का कभी उपयोग प्रयोग नहीं होता है जो अभी हुआ है। तो इसमें चाइना ने दिखा दिया कि चीन बिल्कुल झुकने वाला नहीं है, चीन जो जो करना है वो करेगा। इन्होंने जब बात की ह्यूमन राइट इश्यूज की, तो चाइना ने क्या कहा कि हम इंटरनल मैटर्स में कोई इन्वॉल्व हो इसको पसंद नहीं करते। तो चीन ने इनकी किस बात पे माना है? चीन ने हर जगह अपने आप को बुलंदी पे रखने की कोशिश की, और मुझे तो लगता है कि शायद जब वो 3.5 पौने 4 घंटे का जब जूम कॉल खत्म हुआ होगा, तो जो बाइडन रिलीफ फील कर रहे होंगे कि फाइनली इट एंडेड, क्योंकि जो बाइडन विकेट पर थे और शी जिनपिंग पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पूरे समय बात करते रहे, और फिर ये बातें पूरी तरह विफल हो गई। वो कैसे बोल सकता हूं मैं कि इनकी बात समाप्त होने के कुछ घंटों उपरांत ताइवान का जो एयर डिफेंस जोन है उसमें 6 चाइनीज जेट्स ने इंक्लूजन किया, मतलब उनकी जो हवाई स्पेस है वहां पर घुसपैठ की चाइना ने। 6 पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स प्लेफ जिसको कहते हैं प्लाफ के 6 जहाजों को भेजकर ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ की चीन ने। तो ये क्या दर्शाता है कि जैसे ही दोनों नेताओं की बैठक खत्म होती है उसके कुछ ही घंटों के बाद जिस मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा बात हुई ताइवान के, और ताइवान की सोवर्जिनिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन ताइवान को जबरदस्ती मिलाया नहीं जाए, इस बात पर जो बाइडन ने जोर दिया। और यहां तक के जो उसी के परिणाम स्वरूप शी जिनपिंग ने आग से खेलने और जलने वाली बात की, उसके बाद उन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह विफल हो गई। और अब अमेरिकन मीडिया में, हाँ सरकार की तरफ से नहीं, अब अमेरिकन मीडिया में एक बात चल रही है कि जो 2022 में चाइना में विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, अमेरिका शायद उसका डिप्लोमेटिक बाइकआउट करे। थोड़ा सा मैं जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूवर्स, उनको बता दूं कि डिप्लोमेटिक बाइकआउट क्या होता है। एक होता है कि फुल बाइकआउट, मतलब प्लेयर्स नहीं जाते हैं खेलने के लिए। दूसरी होता है डिप्लोमेटिक बाइकआउट, जिसमें उस देश के अधिकारी जो होते हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं होते। तो ये मीडिया में आ रहा है, अभी तक अमेरिकी सरकार ने नहीं बोला है कि डिप्लोमेटिक बाइकआउट करेंगे। तो और वो भी जब हो रहा है जब ह्यूमन राइट्स के इशू पर जो बहुत सारे ह्यूमन राइट कार्यकर्ता हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि ट्रेडिशनली जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, वो इस चीज की मांग कर रहे हैं कि पूरी तरह से बाइकआउट किया जाए। तो कहीं ना कहीं उनको अपीज करने के लिए ये बात चल रही है। लेकिन आप ये मान के चलिए सर कि यदि डिप्लोमेटिक बाइकआउट भी नहीं करता है अमेरिका, तो फिर भूल जाइए कि अमेरिका की कुछ रीढ़ की हड्डी बची है और अमेरिका बहुत वीक विकेट पे खेल रहा है। और फिर दूसरे देश कितना यकीन करेंगे अमेरिका के ऊपर, ये सोचने वाली विषय होगी। सबसे गलत काम किया, मैं तो शुरू दिन से कह रहा था, बैठक के पहले भी ये कहा था कि ये जो बैठक हो रही है ये गलत समय पे की जा रही है, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, वही हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अमेरिका ने कहा है कि वो विंटर ओलंपिक का बायकॉट कर सकता है राजनयिक तौर पर। और बल्कि इस मीटिंग में शी जिनपिंग साहब बहुत हावी थे और उन्होंने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि ताइवान में दखल न दें, ये आग में खेलने जैसा होगा, वरना जो भी इससे खेलेगा इस आग से वो भस्म हो जाएगा, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, मैं ये अभी इस तरह की कुछ रिपोर्ट भी आ रही है अमेरिका से कि 50 या 52% कुछ कोई ऐसा आंकड़ा है कि बाइडेन की जो लोकप्रियता है उसमें बड़ी भारी गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो उसमें फिर से रिपब्लिकन सत्ता में वापस आने वाले हैं। एक खबर यह भी आई थी कि कमला हैरिस और जे बाइडेन के बीच मतभेद की खबरें हैं और दूरी आ गई है। चीन इसका लगातार फायदा उठा रहा है, वो जानता है इस बात को। क्या जे बाइडेन ने ये जो मीटिंग थी ये केवल फेस सेविंग के लिए की, कि भाई ये दिखाने के लिए अपने देशवासियों को, जहां आज भी बहुत सारे बेरोजगार हैं और जिनको हर महीने उनके पॉकेट में पैसा आ रहा है, अमेरिका में जो स्थिति वहां की खराब है, जिस तरह से वो लोकप्रिय हो रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने देश के लोगों को ये दिलासा देने के लिए, और ताइवान या हांगकांग ऐसे जो देश जो कि अभी चाइना के चंगुल में है, मतलब उससे अलग, मतलब अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं, चीन उन पर अपना अधिकार जमाता है, तो उनको क्या ये दिलासा देने के लिए है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं,
असल बात यह है कि बाइडन कमजोर हो गए हैं। ये सिर्फ एक फेस सेविंग है। नहीं, ये फेस सेविंग नहीं है। यदि ये फेस सेविंग होती तो इसके पहले जो जो भी हुआ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अफगानिस्तान में जिस तरह से एग्जिट किया गया उसको समझिए, वो कोई फेस सेविंग नहीं थी। फिर उसके बाद जो इनके इंटेलिजेंस के आंकड़े आते हैं कि अभी तो काबुल के गिरने में 2 साल लगेगा, फिर कभी बोलते हैं 6 महीने लगेंगे, कई बोलते हैं कि 3 महीने लगेंगे। फिर एकाएक इनको भागना पड़ता है जब काबुल का फॉल शुरू होता है, तो वो भी हम ये नहीं कह सकते कि फेस सेविंग थी, उसमें तो पूरा का पूरा फेस क्रम्बल हो गया है इनका। तो ये अमेरिका के अंदर एक गलत पॉलिसी चल रही है। और इसका एक कारण और भी हो सकता है। देखिए, हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बड़े देश होते हैं, शक्तिशाली देश होते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है इतनी जल्दी कोई नहीं समझ सकता। अब ये इकोनॉमी की क्या स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई जा रहा है, स्ट्रेटफ्लेशन की भी स्थिति की बनने की वहां पर संभावना दिख रही है। तो इकोनॉमी के बिना न जंग हो सकती है, ना कोल्ड वॉर हो सकती है, ना हॉट वॉर हो सकती है, ना कोल्ड वॉर हो सकती है। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि अमेरिकन इकोनॉमी की बेसिक स्थिति परिस्थिति क्या है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, हालांकि अमेरिका की इकोनॉमी 21-22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो उसको हम सोवियत संघ से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप याद रखिए कि सोवियत के विषय में किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि इकोनॉमिक कॉलेप्स एकदम होगा और इतना भयानक होगा कि पूरी की पूरी जो इमारत है भड़बड़ा के गिर जाएगी। तो कई बार ये होता है। और जब वो इकोनॉमी गिर रही थी, तो आप देखिए कि गर्बाचेव जो थे, जिस प्रकार से बिहेव कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, जिस प्रकार से उन्होंने ईस्ट यूरोप को छोड़ दिया था, जिस तरह से जर्मनी के ऊपर उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया था, तो ये सब जो स्थिति थी ना, क्योंकि इकोनॉमिकली वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मैं कंपेयर सीधे नहीं कर रहा, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी जब तक चीजें अंदर की ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि स्थितियां क्या है। कई बार इकोनॉमी चीजों को आपके सपोर्ट नहीं करने देती, क्योंकि जो बाइडेन को आप देखें तो एक लंबा उनका फॉरेन पॉलिसी का कैरियर रहा है, फिर भी ये बंदा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, नोबडी नोस। जी। अच्छा, अब जैसे कि बाइडेन साहब ने इस मीटिंग में कहा कि हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी पूरा दखल रखते हैं और आपकी वहां पर दादागिरी नहीं चलेगी। चाइना से साफ कहा, लेकिन चाइना ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं अब, ये जो कड़वाहट दोनों देशों के रिश्तों में बनी है, ये तनाव जो है, ये अब कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हैं? इसका इसका अंजाम क्या देख रहे हैं आप? कोई वॉर तो नहीं होने जा रही है आगे चलकर, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी। नहीं, वॉर तो होगी सर, वॉर तो होगी। वो वॉर का जो ग्राउंड जीरो रहेगा वो इंडो पैसिफिक, और टू बी वेरी प्रिसाइज जो है वो साउथ चाइना सी रहेगा। अब उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या भूमिका होगी, उस पर बहुत सारे जो छत्रप हैं उनकी भूमिकाएं डिपेंड होंगी और डिसाइड होंगी। और मुझे लगता है, देखिए ये मेरा एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत सिद्ध हूँ। मुझे लगता है पर्सनली कि कुछ ही वर्षों में चाइना जो है और एग्रेशन बढ़ाएगा टुवर्ड्स ताइवान। उसका कारण आप समझिए। उसका कारण ये है कि जब शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी में कोर नेता की तरह, एक सेंट्रल फिगर की तरह पार्टी में एस्टेब्लिश कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरह से कर दिया गया है, उनके थॉट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही कहें अब कि आप स्कूलों में कम्युनिस्ट पार्टी में पढ़ा रहे हैं, तो वो दो वो माओ सेतुंग और डेन शाओपिंग के बराबर हो गए। लेकिन दोनों में एक चीज जो थी वो इनमें नहीं है कि पहले तो माओ सेतुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में पूरा के पूरा चाइना ला के रख दिया। जो चंकाई शेख की केटीएम जो नेशनलिस्ट थे, उनको उन्होंने ताइवान तक के सीमित कर दिया, भागने पे मजबूर किया, और पूरा चाइना लाए। फिर दूसरी आसपास की जो फ्री कंट्रीज थी, जैसे तिब्बत था, शिनजियांग था, निया मंगोलिया था, मंचूरिया था, जो ये चाइना के पार्ट नहीं थे, उनको भी उसने चाइना के अंदर जोड़ दिया और एक बड़ा भारी चाइना बना के दिया। तो ये विरासत है कम्युनिस्ट पार्टी की नजर में माओ सेतुंग की। वहीं यदि आप बात करें डेन शाओपिंग की, तो डेन शाओपिंग ने चाइना की और कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में हांगकांग और मकाऊ को लाके रखा। तो जो टेरिटरी बढ़ाने वाली बात है वो शी जिनपिंग के पास नहीं है, यदि उनको इन दोनों के समकक्ष हमेशा के लिए इतिहास में, कम्युनिस्ट इतिहास में दर्ज होना है। तो अब बचता है ताइवान, और ताइवान को लेने की लालसा जिज्ञासा माओ सेतुंग की भी थी,
वो डेन शाओपिंग की भी थी, और जितने भी राष्ट्रपति बने उन सब की रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ ही समय की बात है कि ताइवान पे एग्रेशन होगा, और हो सकता है कि एग्रेशन ऐसा नहीं हो कि एक रात में पूरा कर लिया। इसकी शुरुआत मुझे लगता है, ये देखिए, हो सकता है कि ये मेरा मेरा खुद का नजरिया है, गलत भी हो सकता है। कुछ जो आइलैंड्स हैं जो कि चाइना से 150-200 किलोमीटर दूर है, लेकिन ताइवान के आइलैंड 300-400 किलोमीटर दूर की दूरी पर है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार की जो फोर्स है उनकी, पुलिस कह दे या पैरामिलिट्री की है, वो प्रेजेंस है वहां पर। तो ऐसे आइलैंड्स पर अटैक करा जाए, और वहां पर पहले इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाए, उसके बाद चीन इन सैनिकों को, 2-2.5 हजार तो बहुत कम होते, इनको अगवा करके इन सैनिकों को इनसे ही कहलवाए कि हमने अपनी मर्जी से समावेश किया है, हमने अपनी मर्जी से ये जो आइलैंड हमारे पास थे ये चीन के मेनलैंड में मिलाए हैं। तो इससे क्या होगा कि चीन ये दिखाएगा कि नहीं, ताइवान के लोग तो चीन मेनलैंड चाइना में मिलना चाहते हैं, लेकिन जो ये पार्टियां हैं वहां पर वो नहीं मिलने दे रही हैं, वो समावेश नहीं होने दे रही है, और उसके बाद इनको एक मौका मिल सकता है कि बड़ी विस्तृत वॉर करें। और ये वॉर एयर स्पेस में नहीं होगी, इस एयर स्पेस में इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप ताइवान की पोजीशन को समझिए। ताइवान जो है माउंटेनों से घिरा हुआ आइलैंड है, तो दो तरीके हैं, या तो ये लिमिटेड कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट वॉर हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस जितना भी है चीन उसको खत्म कर दे, वहां का अपने काबू में कर ले, वो कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दे, या फिर ये है उसके बाद कम्युनिकेशन को तोड़ने के बाद बीचेस से एंटर करे, क्योंकि लगभग 14 बीचेस है ताइवान के, तो 14 बीचेस से एंटर करके कुछ ही घंटों में उस आइलैंड को ऑक्यूपाई कर ले। अब इसमें अमेरिका की रिएक्शन क्या होगी ये देखना है, लेकिन कुछ तो रिएक्शन आएगी, या फिर ये दो चीजें होती हैं। देखिए, हम इतिहास से भी सर सीखते हैं। इतिहास जी में मुझे जो दिखता है आज का चाइना और शी जिनपिंग, ये वही स्थिति बन रही है जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी की बन रही थी। जर्मनी बहुत रैपिडली अपने आर्म्ड फोर्सेस का विस्तार कर रहा था, वो कोई बात करता नहीं है। इस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी आपके साथ बैठेंगे तो हम बात करेंगे कि हम शी जिनपिंग के बारे में तो कहते हैं, लेकिन जो इनके पहले हु जिनटाओ थे राष्ट्रपति, हु जिनटाओ ने ये प्रक्रिया शुरू की थी आर्म्ड फोर्सेस का विस्तार करना, और शी जिनपिंग ने उसको ही आगे बढ़ाया है। अब जिस तरह से इनकी फोर्सेस का एक्सपांड हो रहा है, आसपास की जितनी कंट्रीज है उनके ऊपर एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो आप देखिए कि यही काम जर्मनी ने भी किया था। हिटलर की जर्मनी ने आसपास के सारे देशों के ऊपर एग्रेशन दिखाना शुरू किया था। उसके बाद ये हुआ था पोलैंड पे हमला किया था। आप ये मान के चले कि उसी प्रकार का सर हमला होगा ताइवान के ऊपर, और अगर वेस्टर्न ब्लॉक कुछ नहीं बोलता है, जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय नहीं कहा था, उसके बाद आसपास के छोटे छोटे कंट्री चाहे बेल्जियम हो, सब फटाफट फटाफट गिरना शुरू हुए थे। जब स्थिति ये हुई थी कि फ्रांस गिरा था, तब ब्रिटेन जागा था और ब्रिटेन ने हमला कर दिया था। ये स्थिति जी जब बनेगी, यदि आप ये समझ लेना कि यदि ताइवान पे हमला हुआ और अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भी नहीं किया, तो आप मान के चलो जब तक जापान नहीं गिरेगा, जापान पे हमला नहीं होगा, तब तक ये लोग एक्ट नहीं करेंगे। जब जापान पे हमला होगा तो इनको लगेगा कि अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का नंबर है, तब वॉर शुरू होगी। जी जी ये जी मेरा ऐसा थ्योरी है, मेरी थ्योरी है। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह का टेंशन दोनों देशों के बीच बन रहा है और ताइवान एक मसला अपने आप में है, और ताइवान पर चीन चाहता है कि कोई कुछ ना बोले उस पर, तो अब मान लिया जाए तनाव बढ़ता है और कोई वॉर जैसी शक्ल सामने होती है, तो इसमें फिर क्योंकि भारत के तो ताइवान से ठीक ठाक रिलेशन है, अ, हम्म। हालांकि राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन बातचीत होती रहती है, है, तो इसमें भारत के बातचीत लिए क्या होती है, संदेश है? और संबंध है, राजनयिक नहीं है। जी जी। बिल्कुल हाँ राजनयिक तो संबंध नहीं है, संबंध है। देखिए, बतौर भारतीय मैं ये कहूंगा कि भारत को यदि ताइवान पे हमला होता है तो भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को इख्तियार करना चाहिए। यदि जिस दिन अमेरिका जंग में कूदे उस दिन हमको जंग में कूद जाना चाहिए, और जंग हमको करना चाहिए हिमालय पे नहीं करना चाहिए, हमको साउथ चाइना सी में करना चाहिए, ना कि लद्दाख में हो। हम, मेरा बार बार यह कथन रहता है, कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, कि हिंदुस्तान को आखिरी आदमी तक जंग करना चाहिए। फिलीपींस का हो, वो मलेशिया का हो, वो इंडोनेशिया का हो, वो लाओस का हो, वो कंबोडिया का हो, वो
जापान का हो लेकिन वो हिंदुस्तान का नहीं हो, तो हिंदुस्तान की मातृभूमि पर हमको जंग नहीं करना चाहिए, हमको साउथ चाइना सी में जाकर जंग करना चाहिए, मलक्का स्टेट को ब्लॉक करके जंग करना चाहिए। लेकिन वो जंग जब होना चाहिए सर, जब अमेरिका जंग करे। अगर अमेरिका जंग नहीं करता तो हिंदुस्तान को नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आपने पिछली बार जब बात हुई थी मेरी आपसे, उसने कहा, आप माफ कीजिए, आपने कहा कि आपने कहा था कि चाहे भारत और चीन में जंग की बात अभी तक नहीं है, लेकिन 2 दशक 3 दशक के बाद कभी ना कभी ऐसा होगा कि कोई वॉर होगी। ये आपने कहा था मुझसे। बिल्कुल होगी। तो बिल्कुल होगी। ऐसी स्थिति में अब जैसे कि चीन जो कर रहा है इस समय, चीन ने, हमने देखा परसों एक में न्यूज खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना ने कुछ मॉडल विलेज जो है वो बना दिए हैं, बनाने जा रहा है, और वो सिर्फ वहां लोगों को बसाएगा और उनसे इंफॉर्मेशन लेगा। तो ये एक चीज है। फिर उसका अरुणाचल प्रदेश में जो उसका रवैया है, उसके अलावा जो भारत के दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों से वो करता है, जैसे कुमाऊं के चमोली वगैरह से, जो बाराहोती से, तो भारत को इस वक्त चीन से कितना अलर्ट रहना चाहिए? क्या संदेश है भारत के लिए? नहीं, अलर्ट तो पूरा रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अलर्ट पूरा रहना चाहिए और हिंदुस्तान अलर्ट भी है। लेकिन फिर मैं, यदि आप इतिहास के नजरिए से मुझसे पूछेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को ऐसा एकदम से कोई खतरा नहीं है चाइना से। पहला अटैक यदि होता है, पहला हमला जब होगा तो वो होगा ताइवान पे होगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपने आप को यदि इतिहास के पन्नों में कम्युनिस्ट पार्टी के दर्ज करना है, तो वो हिंदुस्तान की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने से नहीं होगा, वो ताइवान का विलय चाइना में करने से होगा। और अरुणाचल प्रदेश को भी ये लोग कहते हैं साउथ तिब्बत, लेकिन आप ये देखिए कि सोचिए, तो हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट नहीं है, कंपैरेटिवली ताइवान सॉफ्ट टारगेट है। तो यदि आप अपने टेंटिकल्स को स्प्रेड करना है तो वो इजीली ताइवान पे करेगा। हिंदुस्तान पे तो इन्होंने अभी एक छोटा सा टेस्ट करके देखा, गलवान में मालूम पड़ गया इनको। तो हिंदुस्तान पे को अभी सच कोई खतरा नहीं है चीन से। अभी खतरा मेरे दृष्टिकोण में ताइवान को है। लेकिन अंत तो कतवा जंग होगी, और भारत की ही सबसे बड़ी जंग होगी चीन से, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड और लड़ने की क्षमता न ऑस्ट्रेलिया में है न जापान में है। लेकिन भारत को जंग जब करना चाहिए जब अमेरिका पूरी तरह से, मतलब तन मन धन और आत्मा से, जब उस जंग में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदा था, जब कूदेगा तो हमको करना चाहिए। और मैं बोलता हूं कि भारत की स्थिति वही है चीन के मद्देनजर आज के समय, जो जर्मनी के सामने ग्रेट ब्रिटेन की हुआ करती थी, तो ग्रेट ब्रिटेन पे आखिरी में ही हुआ था। पहले पोलैंड गिरा, बेल्जियम गिरा, बाकी आसपास के देश गिरे, उसके बाद जब फ्रांस गिरा तो ब्रिटेन ने खुद में हमला कर दिया। तो ये स्थिति बन सकती है कि ताइवान के गिरने के बाद या तो अमेरिका बीच में आए तो हम फिर लड़ ले चीन से, या फिर जापान जब गिरे या जापान पे हमला हो तो अमेरिका बीच में आएगा। पूरा वेस्टर्न ब्लॉक, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश आ जाए, सब नहीं आएंगे, तब भारत को कूदना चाहिए जंग में। और भारत की स्थिति उस समय वो रहेगी जो रशिया की हुआ करती थी जर्मनी के खिलाफ, कि बर्लिन जो गिरा था वो रशियन सोल्जर्स ने गिराया था। अगर निर्णायक समय आएगा तो अंत में हिंदुस्तानी फौज ही गिराएगी चीन को, लेकिन टाइम लगेगा, अभी 30-40 साल लगेंगे, अभी नहीं होना इतनी जल्दी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, और आपका ये कहना है कि अभी ताइवान टारगेट पर है चाइना के, मेन फोकस उसका अभी ताइवान पर है, भारत पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बड़ी, ये आपने और बड़ी हो अच्छी सकता है बात अमेरिका कुछ भी नहीं कही। करेगा। जी अमेरिका हो सकता है जुबानी खर्च करवा कुछ भी नहीं करे ताइवान के लिए। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, और फिर एक नए विषय के साथ आपके पास आएंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे। तो बातचीत बहुत अच्छी रही, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी, बहुत सटीक जानकारी हमको दी है। धन्यवाद आपका। जय हिंद।